हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संभव पर। जैसे कि हम हर वीडियो की शुरुआत किसी न किसी मूल मंत्र से करते हैं, तो आज जो हम एक प्रेरणादायक आपके लिए बात लेके आए हैं वो है कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। एक बहुत ही महान महापुरुष हुए हैं नेल्सन मंडेला, जिनके नाम से सभी परिचित होंगे। तो उनका जो विचार था, उनका कहना था कि कोई भी चीज़ हमें जब तक असंभव लगती है, जब तक हम उस कार्य को पूरा नहीं कर लेते हैं। यानी कोई भी जॉब है या हम कोई भी सपना देखते हैं कि हम ये चीज़ अचीव कर लें, तो वो तभी तक हमें असंभव दिखाई देता है जब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर लेते हैं। आप कोई भी देखिए, आप अपने आसपास देखिए कि हाँ, कोई भी सरकारी पद पर अगर चला जाता है या कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेता है, तो उसके लिए वो चीज़ बहुत इजी हो जाती है। उनको लगता है कि अरे ये तो पाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ भी असंभव जैसा नहीं है। तो इसमें एक गूढ़ बात क्या छुपी हुई है कि हम किसी भी चीज़ को तभी अचीव कर सकते हैं जब हम उसे पाने का प्रयास करेंगे, उसे पाना चाहेंगे, उसे पाने की कोशिश करेंगे। और तभी तक वो चीज़ हमें असंभव लगेगी, इम्पॉसिबल लगेगी, जब तक हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और हमें उस असंभव चीज़ को संभव बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ताम्र पाषाणी संस्कृति, यानी जो धातु युग का प्रारंभ था, मेटल एज थी, उसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा, पाषाण काल के विषय में हमने पढ़ा, हमारे जो पहले लेक्चर्स हैं उसमें हमने देखा। अभी तक पाषाण काल को हमने 3 भागों में विभक्त करके पढ़ा, अलग अलग देखा उन्हें, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उनके विषय में हमने समझा किस तरीके के उनके हथियार थे, औजार थे, कैसा उस समय का समाज था और किस प्रकार से मानव ने विकास किया कि उसने आग की खोज की। आग की खोज करने के बाद उसने पहिए को बनाया, उसने उसका प्रयोग चाक के रूप में किया और अपनी गाड़ी बनाने में उसका प्रयोग किया। तो धीरे धीरे मानव का विकास होता हुआ हमें नजर आता है। उसी विकास क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं मानव सभ्यता का जो क्रम है, जो विकास क्रम है, उसे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा है पाषाण काल यानी स्टोन एज, दूसरा है हमारा ताम्र पाषाण काल यानी कॉपर एज, फिर आएगा हमारा कांस्य काल यानी ब्रोंज एज, और फिर लास्ट में आता है हमारा लौह काल यानी आयरन एज। तो पाषाण काल को हम कवर कर चुके हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा कि किस किस तरीके से मानव ने विकास पाषाण काल में किया। आज हम देखेंगे ताम्र पाषाण काल को और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से ताम्र काल और कांस्य काल और लौह काल का विकास हुआ। ताम्र पाषाण संस्कृति यानी ताम्र पाषाण का मतलब है कि जिस युग में मानव ने ताम्र प्लस पाषाण यानी तांबे और आपका पाषाण यानी पत्थर, इस एज में क्या हुआ कि इसमें कॉपर और स्टोन, इन दोनों का ही उसने यूज़ किया। यानी उनके जो हथियार हमें देखने को मिलते हैं, उन हथियारों में हमें ताम्र प्लस पाषाण दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यानी वो पत्थर का भी प्रयोग कर रहे हैं और तांबे का प्रयोग भी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। नवपाषाण युग का अंत होते होते क्या हुआ कि पत्थर के साथ साथ उन्होंने धातुओं का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। धातुओं में सबसे पहले जो उन्होंने प्रयोग किया वो था तांबा। इसीलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, मानव ने तांबे की खानों का पता लगाया, तांबे की खानों से तांबे को खोदकर निकाला गया, फिर उच्च तापमान पे यानी गर्म चीज़ों में, गर्म भट्टियों में उस तांबे को उन्होंने पिघलाया और सांचे की सहायता से उस तांबे को अलग अलग रूप उन्होंने देना सीख लिया था। यानी अलग अलग प्रकार के वो हथियार बनाने लगे थे, अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाने लगे थे। तो उसने तांबे को पिघला के उन्हें किस तरीके से सांचे में डालना है, इन तकनीकों का प्रयोग भी उसने शुरू कर दिया था। यह जो खोज थी, ये मानव के विकास की एक महत्वपूर्ण खोज थी।
क्योंकि यहाँ से मानव का जो विकास है वो बहुत ही गति पकड़ेगा, यानी स्पीड में आ जाएगा। जो विकास हम देखेंगे अब पूरी स्पीड से वो आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। कैसे कि अब समाज हमें क्या दिखाई देगा, ग्राम संस्कृति हमें दिखाई देंगी। ग्रामीण संस्कृति के बाद में फिर वो व्यापार करने लगेगा, व्यापार के साथ साथ हमें शहरी सभ्यताएं देखने को मिलेंगी। तो यानी यहाँ से ये जो तांबे की खोज थी ये एक मील का पत्थर साबित होगा उनके लिए, यानी ये एक माइलस्टोन था। धीरे धीरे मानव ने क्या किया, तांबे और टिन को मिलाकर एक नई धातु बनाई जिसे कांसा कहा जाता है, यानी उसने कांसे को भी बनाना सीख लिया था। तो इस प्रकार से जो नवपाषाण काल का अंतिम चरण था उसमें हम क्या देखते हैं, इसने तांबे की खोज कर ली और यहाँ से ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां शुरू हो जाती हैं। अगर हम धातु युग की बात करें 3 कालों में हम इसे विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा ताम्र युग, दूसरा है हमारा कांस्य युग और तीसरा है हमारा लौह युग। इन्हीं 3 चरणों में मानव सभ्यता का उदय हुआ और विकास हुआ। इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ताम्र युग क्या था? ताम्र युग जो था, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अतिरिक्त भारत में उत्तरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के जो स्थल हैं उनमें ताम्र उपकरण मिले हैं, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, मत्स्य भाले, मानवता रूपी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इन उपकरणों को गंगा घाटी ताम्र निधि के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके बाद आता है हमारा कांस्य युग, क्योंकि तांबे और टिन को मिला के उसने नई धातु बनाई थी जो क्या थी, कांसा। तो इसीलिए इस काल को कहा जाता है कांस्य युग। कांस्य युग जो है ये मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान और सिंधु घाटी में कांसे के उपकरण मुख्यतः व्यवहार में लाए जाते थे और इसी से यह युग कांस्य युग के नाम से विख्यात हुआ। ताम्रयुगीन ग्राम्य संस्कृतियों के स्थान पर अब कांस्य युगीन शहरों की स्थापना हो गई थी। भारत में इसी युग में हड़प्पा संस्कृति का उदय भी हमें देखने को मिलता है। भारत में प्रथम बार शहरी सभ्यता की स्थापना हुई थी सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम देखें पाषाण काल को, तो पाषाण काल में क्या हुआ था कि मानव ने विकास किया और उसके अगर समाज के विकास की हम बात करते हैं तो उसका सामाजिक विकास कैसा हुआ था कि वह अब समूह में रहने लगा था, अब ग्रुप बना के वो रहने लगा था। फिर समूह के साथ साथ उसका जो निवास था वो हो गया था स्थायी। उसने स्थायी निवास पर ध्यान दिया और उसके जीवन में अब स्थायित्व आ गया था। उसने अपने छोटे छोटे खेत बनाए घरों के पास ही और उनमें कृषि करना उसने शुरू कर दिया था। फिर उसने क्या किया, पहिए की खोज की। पहिए की खोज के कारण उसने गाड़ियां बनाई। उन गाड़ियों से वह सामान इधर से उधर ले जाना उसके लिए अब आसान हो गया था। तो ये जो स्थायी निवास था इनका, ये धीरे धीरे और ज़्यादा विकसित हुआ और हमें देखने को मिला ग्राम्य समाज, यानी एक छोटा सा गांव के रूप में हमें समाज देखने को अब मिलता है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ग्रामीण संस्कृति के लोग धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि जो इनका कृषि अतिरेक था, कृषि अतिरेक को ये बेचने के लिए जाने लगे बाहर। यानी हमारे पास चावल ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं कि जिनके पास गेहूं है उनसे हम बदल सकते हैं, या और कोई भी फसल है वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते थे, बदल सकते थे, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय। यानी इन्होंने वस्तु विनिमय करना शुरू कर दिया था। जब इन्होंने वस्तु विनिमय करना शुरू कर दिया, एक दूसरे से आदान प्रदान फसलों का इन्होंने करना शुरू कर दिया, तो इसके लिए इन्हें बाद में जाके आवश्यकता हुई बाजारों की, यानी मार्केट्स की। अब जब ये बाजारों में जाने लगे, इन्होंने वहीं छोटे छोटे अपने मकान बनाने शुरू कर दिए। यानी कोई है कि भाई गांव में रह के कृषि कर रहा है, उनमें उसी परिवार में से कोई एक जाके बाहर वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार करना उसने शुरू कर दिया और बाजार में जाकर उन्होंने और भी नई नई कारीगरी सीख ली, जैसे मृदभांड बनाना, नए नए बर्तन बनाना। तो इन सब चीज़ों को बेचने के लिए उन्होंने बाजार लगाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उनका निवास स्थान भी वहाँ बनने लगा। अब इसी चीज़ से किस चीज़ का विकास हुआ, शहरों का। इन शहरों का जो विकास हुआ, यानी जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जो शहर हैं ये हमें इसी युग में देखने को मिलते हैं। कांस्य युग के बाद आता है हमारा
लोह युग। लोह युग सबसे बाद में आया, लोहे की खोज सबसे बाद में हुई थी। इसमें क्या हुआ कि मानव सभ्यता के विकास में लोहे का जो प्रयोग है वो मनुष्य ने लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास सीख लिया था, परंतु उस समय उसका प्रयोग कुछ समुदायों तक ही सीमित रहा। जैसे एशिया माइनर तुर्की की हिट्टाहट जाति ने लोहे के निर्माण की तकनीक खोज निकाली और इसके साथ ही लोहे की ढलाई का कार्य जो था वो 1400 ईसा पूर्व के लगभग प्रारंभ हो गया था। 1200 ईसा पूर्व तक फिलिस्तीन, तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक, यूनान के निवासी लोहे के औजार और उपकरणों का प्रयोग करने लगे थे। इसका मतलब है कि जो 1200 ईस्वी है, 1200 ईस्वी में एशिया तक लोहे का विकास हो गया था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हमें लोह युगीन संस्कृति या लोहे की खोज कब देखने को मिलती है, इसका टाइम पीरियड भारत में बताया जाता है 1000 ईसा पूर्व, यानी 1000 बीसी जो थी उसमें मानव ने भारत में लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो ये तो था हमारा क्रम धातु युग का कि सबसे पहले ताम्र युग आया, तांबे की खोज की गई, फिर कांसे की खोज की गई और उसके बाद लोहे की खोज की गई। अब थोड़ा बात करते हैं हम ताम्रपाषाण युग के विषय में कि किस प्रकार की सभ्यताएं उस समय हमें देखने को मिलती है। तो जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, यानी ताम्र प्लस पाषाण, इन दोनों का साथ साथ प्रयोग जब उन्होंने शुरू किया तो उस काल को ही हम ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। इसे नवपाषाण, ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों से प्रयुक्त किया गया था वह क्या था? तांबा था। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया। इसका जो प्रमाण है वो अतिरम्पक्कम मद्रास से प्राप्त तांबे का कुल्हाड़ी था। ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में प्रथम बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी, वही जो सेम कंसेप्ट अभी हमने समझा है। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। उस समय क्या था, लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, यानी 5000 बीसी में वो शुरू हो गई थी। लेकिन जो कालक्रम है भारत में, वो हड़प्पा की जो कांस्य संस्कृति है कालक्रम के अनुसार उसका इतिहास हमें पहले देखने को मिलता है और जो अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां हैं उनका इतिहास हमें बाद में देखने को मिलता है। इसको हम समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी, मालवा के जो मृदभांड थे वो सबसे ज़्यादा उस समय उत्कृष्टतम माने जाते थे। पहले इनका कालक्रम हम देख लेते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माना गया है। ठीक है। वहीं अगर हम ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की बात करें भारत में, तो इसमें सबसे पुरानी है हमारी आहार संस्कृति, जिसका समय हमें मिलता है 2800 से 1500 बीसी, जिसका क्षेत्र रहा है राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र। दूसरे नंबर पर आती है कायथा संस्कृति। इसका टाइम पीरियड है 2400 से 1700, जो चंबल नदी के क्षेत्र में देखने को मिलती है। फिर है सावलदा संस्कृति जो 2300 से 2000 बीसी तक रही है महाराष्ट्र का धुलिया क्षेत्र में। प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 बीसी तक रही है गुजरात का तटीय क्षेत्र में, ये विकसित हुई। मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व में नर्मदा नदी क्षेत्र में विकसित हुई। रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व में गुजरात का जो तटीय क्षेत्र था वहाँ विकसित हुई। और सबसे लास्ट में जोरवे संस्कृति 1500 से 900 ईसा पूर्व, जो महाराष्ट्र का दैमाबाद और इनाम गांव क्षेत्र है, वहाँ इसका विकास हमें देखने को मिलता है। यानी तांबे की खोज पहले हुई, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां पहले आई, लेकिन भारत में उनका जो कालक्रम है वह कांस्य युगीन संस्कृति के बाद में देखने को हमें मिलता है, क्योंकि इसका विकास भारत में बाद में हुआ। इनको हम याद कर सकते हैं। अगर हमारी बात करें मेमोरी टिप्स की, तो इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, आकाश प्रमार जो, यानी आ यानी आहार संस्कृति, का से कायथा, स से सावलदा, प्रभास, मालवा, रंगपुर, जो से जोरवे। इस तरीके से हमें इनकी सीक्वेंसिंग याद रखने में थोड़ा
इजी हो जाएगा। तो अगर हम बात करें मालवा संस्कृति की, इनके जो मृदभांड थे वो ताम्र पाषाणिक मृदभांडों में सबसे ज़्यादा उत्कृष्टतम माने जाते थे, यानी सबसे ज़्यादा फेमस मालवा संस्कृति के मृदभांड ही थे। अब बात करें मृदभांड की, तो मृदभांड किसे बोलते हैं? मृदभांड का मतलब है कि जो मिट्टी के बने बर्तन थे, मिट्टी के बने बर्तन, उन्हें बोलते थे मृदभांड। तो मालवा संस्कृति के सबसे ज़्यादा उत्कृष्टतम माने जाते थे। इसके बाद जो जोरवे संस्कृति है, जोरवे संस्कृति की खास बात क्या थी कि ये संस्कृति ग्रामीण थी, लेकिन फिर भी उनकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद, इनाम गांव, इनमें हमें नगरीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ होती हुई दिखाई देती है। जोरवे स्थलों में जो सबसे बड़ा स्थल था वह था दैमाबाद, और वे लोग सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग भी उन्होंने ही किया था, जिनमें काले और लाल मृदभांड सबसे ज़्यादा मुख्य थे, यानी इन्होंने लाल और काला पेंट करके अपने मृदभांड बनाए थे। इसके साथ ही साथ जो ताम्र पाषाण युग के लोग थे वे मातृ देवी की पूजा किया करते थे। जो इनाम गांव है, इनाम गांव से मातृ देवी की जो प्रतिमाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, जो सीधा सीधा साक्ष्य है कि ये लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति की जो शवाधान विधियां हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो उत्तरी भारत है, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, इसमें अलग अलग तरीके से इन लोगों का शवाधान करने की जो विधियां थी वो प्रचलित हुई दिखाई देती हैं। जैसे अगर हम पश्चिमी भारत की बात करते हैं तो उसमें पूर्ण शवाधान की विधि को ये लोग मान्यता देते थे। वहीं पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान प्रचलित था। उत्तर भारत का जो शवाधान था वो अज्ञात है, उसके विषय में कोई भी जानकारी या कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। दक्षिणी भारत की अगर हम बात करें तो उसमें जो शवाधान था या जो शव मिलते हैं देखने को, उनका जो सर है वो पूरब की ओर रखा गया है और उनके पैर पश्चिम की साइड में रखे गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में सर उत्तर की तरफ दफनाया जाता था और जो पैर थे वो दक्षिण की तरफ। अब बात करते हैं कि पूर्ण शवाधान और आंशिक शवाधान थे क्या। आंशिक शवाधान की अगर हम बात करें तो आंशिक शवाधान का मतलब आंशिक यानी अधूरा। तो जो पाषाण काल था उसमें आंशिक शवाधान इसलिए किया जाता था, उनका मानना ये था कि उस शरीर को जो पशु पक्षी हैं मृत्यु के बाद उसे खुला छोड़ दिया जाता था उन पशु पक्षियों के लिए, और उस शरीर को पशु पक्षी जब खा लेते थे, यानी जो मांस था उसको पशु पक्षी खा लेते थे, बाद में हड्डियां बचती थी, उन्हें वो लोग दफना देते थे। यानी उसमें अधूरा शवाधान था, वो आंशिक था कि पहले उन्हें पशु पक्षियों के लिए खुले में छोड़ दिया जाता था और उसके बाद जो उनकी अस्थियां होती थी उन्हें दफनाया जाता था। वहीं अगर हम पूर्ण शवाधान की बात करें तो पूर्ण शवाधान का मतलब ये होगा कि उस शव को बाहर ना खुला छोड़ के सीधा ही दफना दिया जाता था, तो इसे बोला जाता था पूर्ण शवाधान। ठीक है, ये तो हो गई बात ताम्र पाषाणिक संस्कृति के शवाधान की। इसमें साथ ही साथ इनकी अंत्येष्टि सामग्री भी मुख्य थी। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में क्या होता था कि मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण, ये सारी चीजें भी वो अपने शवों के साथ दफनाते थे। तो इससे कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जाता है कि उन लोगों का धार्मिक विश्वास ये था कि मरने के बाद भी व्यक्ति दूसरे लोक में यानी परलोक में जाएगा और उसे इन सब सामग्रियों की आवश्यकता होगी, यानी जो मृत आत्मा है उसको परलोक में उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है, ऐसा उनका विश्वास था। इसीलिए वह उनकी आवश्यकताओं की जो सामग्री थी उन्हें भी उनके साथ में दफनाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने समझा कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति में किस किस प्रकार से विकास देखने को मिलता है और किस क्रम में धातु युग का विकास हुआ है। इसी क्रम में आगे हम लेके आएंगे आपके लिए कांस्य युग यानी सिंधु घाटी सभ्यता। अब आप हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।